प्रिय छात्रों, आज हम लोग ब्रिटेन और भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था के विषय में जानकारी करेंगे। जब अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए तो एक समय ऐसा था कि भारत का व्यापार लाभदायी स्थिति में था। भारतीय महीन वस्त्र, सूती कपड़े दुनिया के देशों में लोकप्रिय होने के कारण उसकी भारी मांग थी और यहाँ के कारीगर बहुत ही उच्च कोट की कारीगरी किया करते थे। कहा ऐसा जाता है कि मलमल का एक पूरा थान माचिस की डिब्बी में समा जाता था। पूरा थान, थान समझते होंगे, कपड़े की जो लाट होती है 20 मीटर 30 मीटर पूरी लेंथ जो होती है, वो एक छोटे से माचिस की डिब्बी में आ जाती थी। इतनी महीन कारीगरी थी। लेकिन अठारहवीं शताब्दी का अंत और 19वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति के कारण जब मशीनों से कपड़े बनने लगे और वहाँ के व्यापारियों द्वारा भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की मांग या भारतीय कपड़ों पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग करने लगे और अंग्रेज़ों ने भारतीय कपड़ों के निर्यात पर शुल्क भी बढ़ाया और उनके निर्यात को भी प्रतिबंधित करना प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में भारतीय कपड़े इंग्लैंड की बाज़ारों में इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पादित मशीनों से कपड़ों की अपेक्षा महंगा पड़ने लगा, जिससे धीरे धीरे भारतीय कपड़ों के निर्यात का प्रतिशत घटने लगा। उसका आंकड़ा दिया हुआ है कि 1800 ईस्वी के आसपास भारत में निर्यात होने वाला सूती कपड़ा 30% था, जो 1815 में 15% और 1870 आते आते मात्र 3% रह गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था, जहाँ भारत बने बनाए वस्त्रों का निर्यात करता था, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने यहाँ से रॉ मटेरियल का निर्यात करना शुरू कर दिया। जैसे कपड़े का उदाहरण लें तो कपास का सीधे एक्सपोर्ट करना शुरू किया, निर्यात करना शुरू किया इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड के उन उद्योगों में, फैक्ट्रियों में उन
कपास से धागे बनाकर उनका वस्त्र बना करके और महंगे दामों पर भारत के बाजारों में बेचना शुरू कर दिया। तो ये दूसरा कारण था भारतीय कपड़े के निर्यात को घटने में। निर्यात जो घटा, इसके अलावा जितने भी प्रकार की चीज़ें भारत में थी वो सब रॉ मटेरियल के रूप में ले जाने लगे। जैसे नील कपड़े रंगने का, चाय को भारत से ले जाते थे, चाय नहीं, अफीम को भारत से ले जाते थे और चाइना में उसका व्यापार करते थे। चाइना और इंग्लैंड के बीच में 2 बार युद्ध भी हुआ है इस अफीम को लेकर के, वो एक अलग विषय है, अलग चले जाएंगे। पूरे चाइना को इंग्लैंड ने अफीमची बना दिया था और उस अफीम के व्यापार से चाइना से वो चाय लेते थे, अपना पैसा एक नहीं खर्च करते थे। भारत की अफीम सस्ते दर पर ले जा करके चाइना में बेचकर मुनाफा कमाना और बदले में वहाँ से चाय लेना और भारतीय किसानों के ऊपर अफीम की खेती करने के लिए दबाव डालना और नील की खेती करने के लिए दबाव डालना। आप नेशनल मूवमेंट में पढ़ चुके हैं, नील की खेती और अफीम की खेती, और वो भी अपने शर्तों पर कि हमको इस रेट में, एक रेट वो फिक्स कर देते थे कि इस रेट में हम तुमसे नील लेंगे, अफीम लेंगे या कपास के जो रुई है, कपास जो बंडल हैं वो लेंगे। तो इस तरह से भारत और इंग्लैंड के बीच में जो व्यापार इस कंडीशन तक आया, उसमें भारत को घाटा होने लगा और इंग्लैंड को लाभ होने लगा। जब 2 देशों के व्यापार में किसी एक देश का व्यापारिक लाभ ज़्यादा होता है तो उसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। इसी तरह से पूरे विश्व पर की अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका रही। जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना को अफीम देते थे जो भारत से जाते थे, और दूसरी चीज़ थी कि यहाँ के किसानों को नील या अफीम की खेती करने के लिए वो कंपनी के एजेंट किसानों को एडवांस पैसा दे देते थे। अब एडवांस पैसा लेने के बाद वो किसान मजबूर होता था उस चीज़ की खेती करने के लिए। इस तरह से इंग्लैंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था का सभी क्षेत्रों में दोहन ही नहीं किया अपितु शोषण किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम हुआ यहाँ के उच्च कोटि की जो शिल्प कला थी, कारीगरी थी, बुनकरों के जो वस्त्र बनाने की कला थी, वह धीरे धीरे उनको काम न मिलने के कारण वह उस पेशे से पेशा छोड़ करके पलायन करने लगे और शहरों में स्थापित हो रहे उस समय के उद्योगों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। और जो बचे उनको पिछली वीडियो में बताया था कि इंग्लैंड
अपने औपनिवेशिक देशों में काम करने के लिए, जैसे वेस्ट इंडीज़, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, तमाम ऐसे देश हैं जहां भी आज इंडियन बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उन सभी देशों पर इंग्लैंड का उपनिवेश था। और इन मजदूरों से एग्रीमेंट करके इन देशों में मजदूरी करने के लिए भेजना शुरू किया। बहुत ही कष्टमय उनका जीवन होता था, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। वो बाद में फिर गिरमिटिया के रूप में जाने गए। फिर स्वतंत्र होने के बाद वहाँ से जब उपनिवेश इंग्लैंड का हटा, तो चूँकि इंडियन सबसे प्रभावी मात्रा में हो गए थे वहाँ, धीरे धीरे वहाँ की सारी व्यवस्थाओं पर वो प्रभावी हो गए। एक अलग कहानी है। लेकिन इस तरह से मज़दूरों का पलायन, अपने अपने काम धंधों को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर वो चले गए। तो शिल्पकला, कारीगरी ये भी नष्ट हुई भारत की, और इन कामों में लगे हुए लोग और किसान की स्थिति बद से बदतर होती गई, और इंग्लैंड का खजाना बढ़ता गया, जिस खजाने के बल पर इंग्लैंड ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? तो अगला कंटेंट आता है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। हम सबको पता है पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ? कारण बहुत सारे हैं, यहाँ हम उन कारणों पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था पूरे दुनिया में साम्राज्यवादी विस्तार। यूरोपीय महाद्वीप के जो भी देश थे, उस सब के सब अपने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। इसलिए इस प्रथम विश्व युद्ध की नींव पड़ी, जिसमें दो गुट थे, हम सबको पता है। एक मित्र राष्ट्र कहलाया और दूसरा गुट धुरी राष्ट्र कहलाया। दो गुट, एक गुट मित्र राष्ट्र के रूप में जाना गया और एक गुट जो है धुरी राष्ट्र के रूप में जाना गया। मित्र राष्ट्र के रूप में प्रमुख रूप से ब्रिटेन, फ्रांस थे। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे मुख्य रूप से। बाकी और भी देश इसमें फिर सम्मिलित होते गए, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर विश्व युद्ध को विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एक उसका जो है संस्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कैसे वो विश्व युद्ध भी हमारी संपूर्ण दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला। हालांकि इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया, लेकिन लड़ा गया यह यूरोपीय महाद्वीप में। लेकिन चूंकि यूरोपीय महाद्वीप में लड़ा गया और यूरोपीय महाद्वीप के बहुत सारे देश, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये इन देशों के उपनिवेश पूरे दुनिया में थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने उपनिवेशों से सैनिकों को, वहाँ के साजो सामान को, वहाँ के जो है साधनों को इस विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया। इसलिए इसको हम एक विश्व युद्ध की संज्ञा देते हैं। जैसे आपको पता है कि भारतवर्ष के भी सैनिकों को इंग्लैंड ने जो है यहाँ के कांग्रेसी, उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस नेशनल मूवमेंट में आपने पढ़ा, उसके बगैर अनुमति के लड़ने के लिए भेज दिया। हालांकि बाद में एग्रीमेंट हुआ, बाद में एक समझौता मौखिक रूप से हुआ कि विश्व युद्ध के बाद हम स्वशासन आपको देंगे। जैसा कि शुरू में राष्ट्रवादी नेताओं के जो आंदोलनकारी थे, इनका मुख्य मांग आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, स्वशासन थे। स्वशासन का मतलब होता है कि अपना शासन, माने शासन के संस्थाओं में भारतीयों का प्रभावी भूमिका हो। स्वशासन का तात्पर्य इस चीज़ से समझिए। स्वशासन का मतलब अपने शासन से मतलब आज़ादी नहीं उस समय थी। तो इस तरह से दो गुट बना, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में प्रमुख रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और रसा थे, और केंद्रीय शक्ति जिनको धुरी शक्तियाँ कहा गया, उसमें सबसे प्रमुख था जर्मनी, सबसे प्रमुख जर्मनी था।
और यह जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट रहा। तो जर्मनी और हंगरी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन तुर्की, एक ऑटोमन बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें बाद में कई छोटे छोटे देश बने, जिसमें मुख्य टर्की, जिसको तुर्की के नाम से जानते हैं, तुर्की एक देश था, वह धुरी राष्ट्र में सम्मिलित था। इन दो गुटों में 1914 ईस्वी में से लेकर 1918 ईस्वी तक युद्ध चला और इस युद्ध में आंकड़े नहीं मालूम है तो कह सकते हैं कि अपार धन जन की हानि हुई। कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है, पूरे विश्व का युद्ध है। तो पूरे विश्व का जब युद्ध होगा तो उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत सारी संपत्तियों का विनाश होगा। लगभग एक आंकड़ा आता है किताबों में कि 90 लाख से अधिक लोग मारे गए और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए। अब जब 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए तो आर्थिक नुकसान कितना हुआ? तो आर्थिक नुकसान डॉलर में, यहाँ पर डॉलर में उसका जो है मूल्यांकन किया गया है। अब रुपए में करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक खरब 86 अरब डॉलर। ये कब का है? 1914 में। उस समय मुद्रा का वैल्यूएशन, मूल्य बहुत ज़्यादा होता था। जब 5 रुपये 2 रुपये किलो देसी घी मिलता था, या हमको आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं मालूम है, संभवतः 1 या 2 रुपया किलो ऐसा देसी घी मिलता था, या शायद 5 सेर मिलता था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना डॉलर जो है आर्थिक नुकसान उस विश्व युद्ध में हुआ। इस विश्व युद्ध की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि यह विश्व युद्ध पूर्ण रूप से औद्योगिक युद्ध कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यह युद्ध इसके पहले भी हुए, एक देश से दूसरे देश में युद्ध होते थे, या युद्ध कह सकते हैं प्राचीन काल से युद्ध हुए हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए, एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए। लेकिन यह एक पहला ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में जो अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग हुआ, राइफल, बंदूक, गोले बारूद, तोप, टैंक, बम, ये सब बड़े बड़े उद्योगों में बने हुए थे। पहले तलवार, तीर, धनुष, भाला ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता था। ये छोटे बड़े गांवों में, कस्बों में जो इसके विशेषज्ञ होते थे वो लोग बनाते थे। लेकिन पहली बार फैक्ट्री निर्मित इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि रासायनिक हथियार का भी प्रयोग हुआ। तो इसलिए इस युद्ध को औद्योगिक युद्ध भी कह सकते हैं, या इतिहासकार कहते हैं, जिसमें युद्ध के अस्त्र शस्त्र के अलावा
संचार के जो भी नए नए उस समय तक साधन विकसित हो गए थे संचार और यातायात के, जैसे रेलवे लाइन, विशाल जलपोत या विशाल युद्धपोत, समुद्री मार्ग से जो लड़ाई करते हैं, ये सब भी मोर्चे पर लगाए गए थे। और इतना बड़ा नरसंहार और इतना ज़्यादा इंजरी बिना इस प्रकार के शक्ति संपन्न अस्त्र शस्त्र से के बिना असंभव था। अगला परिणाम क्या इस विश्व युद्ध का हुआ उन यूरोपीय महाद्वीपों में या पूरे दुनिया में, विशेष तौर से खास तौर से यूरोपीय महाद्वीप में, कि मोर्चे पर जब इतने मात्रा में सैनिक मारे गए, लोग घायल हुए और इतने लोग वहाँ लड़ने के लिए चले गए, तो स्वाभाविक था कि अन्य कामकाज प्रभावित होंगे। और इसके लिए क्या हुआ, उस काम को करने के लिए घरों से महिलाओं को निकलना पड़ा। घरों से महिलाओं को निकलना पड़ा और एक तरह से कह सकते हैं कि महिलाओं के बाहर काम करने की ये व्यापक पैमाने पर एक शुरुआत भी हुई। थोड़े बहुत काम महिलाएं करती रही होंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाहर के काम नहीं करती रही होंगी, लेकिन व्यापक स्तर पर हर मोर्चे पर, जिन मोर्चों पर जिन कार्यों को पुरुष करता था, अब उस काम को करने के लिए पुरुष बचे नहीं, युद्ध में चले गए, तो उन कामों की कमान को महिलाओं ने अपने कंधों पर उठा लिया। इस तरह से इस युद्ध का एक बड़ा प्रभाव पड़ा। अमेरिका जो कभी इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था, वो शक्तिशाली बन के उभरा, पावरफुल हो गया। और इंग्लैंड की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी खराब हुई और उनके जन का भी नुकसान हुआ। अमेरिका पूरे दुनिया को कर्ज देने वाले देश के रूप में उभर कर सामने आया। इस प्रकार से इस विश्व युद्ध का इस प्रकार का प्रभाव पड़ा। युद्ध के बाद के सुधार, सबसे पहले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, फिर यूरोप की अर्थव्यवस्था। मैंने बताया सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंग्लैंड था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपनिवेश इसके पास थे। और उपनिवेशों में स्वाभाविक है कि ये व्यापार करके उन उपनिवेशों के अर्थव्यवस्था का, अर्थ का शोषण करके इंग्लैंड को समृद्ध कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति जर्जर हो चुकी और युद्ध में भी व्यय बहुत हुआ, इसलिए अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा इंग्लैंड को। और इंग्लैंड का जो आर्थिक वर्चस्व था दुनिया के ऊपर, उसमें कमी आ गई और ब्रिटेन को अपने सैन्य साजो सामान में बहुत ज़्यादा कटौती करनी पड़ी। दूसरी तरफ यूरोप की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की विभिन्न कृषि आधारित व्यवस्थाएं भी संकट के दौर से गुजर रही थी। जैसे पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र था। पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन जब युद्ध के दौरान यूरोप में गेहूं आपूर्ति प्रभावित हुई, तो फिर वो गेहूं का उत्पादन भी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका
गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश बनकर उभरे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप की गेहूं की पैदावार में पुनः सुधार होने लगा, जिससे गेहूं की उपलब्धता ज़्यादा हो गई, जिसका एक दुष्परिणाम भी हुआ कि अनाज की कीमतें गिर गईं और ग्रामीण किसानों की आय में कमी आ गई। तो इस तरह से जो है इस युद्ध के समय, युद्ध के बाद का ये प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ा। अगले कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, किस प्रकार से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया और उसके उपभोग के लिए बाज़ार किस प्रकार से नए सिरे से बनाया गया। इसके विषय में हम पढ़ेंगे अगले कंटेंट में। कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए। पहला नोट करिए, व्यापार अधिशेष से आप क्या समझते हैं? व्यापार अधिशेष से आप क्या समझते हैं? दूसरा लिखिए, उपनिवेशवाद का क्या तात्पर्य है? उपनिवेशवाद का क्या तात्पर्य है? अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, भूमंडलीकृत विश्व के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक कोई 4 कारक लिखिए। भूमंडलीकृत विश्व के निर्माण की प्रक्रिया में सहायक कोई 4 कारक लिखिए।